Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि लुई 16 किस फैमिली का था, उसकी शादी किससे हुई थी, तो जो उसने ट्रेजरी ऑक्यूपाई की थी वो एम्प्टी की क्यों थी, तो रीजंस ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी। तो उस एम्प्टी ट्रेजरी को फुलफिल करने के लिए लुई 16 ने, लास्ट में मैंने आपको बोला था, लुई 16 ने कहा था कि द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो लुई 16 ने कहा था कि मैं टैक्सेस को इंक्रीज करने जा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो टैक्सेस थे वो फ्रेंच सोसाइटी में ये टैक्सेस कौन पे करता था, तो ये टैक्सेस किन पे लागू थे। तो आज हम उस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम फ्रेंच सोसाइटी को देखें 18th सेंचुरी में, जो फ्रेंच सोसाइटी थी इट वाज ए फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी किसको हम कहते हैं? देखो, बादशाह के पास बहुत सारी जमीन होती है। तो बादशाह, मान लो ये राजा है, दिस इज द किंग, इसके पास बहुत सारी जमीन है, तो ये अपनी सारी जमीन को संभाल नहीं सकता है, तो ये अपनी जमीन को डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में देता है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, वो इस जमीन को डिफरेंट पेजेंट्स के हाथ में दे देते हैं। तो इसी सोसाइटी का नाम पड़ा फ्यूडल सोसाइटी। तो फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में थी ये फ्यूडल सोसाइटी, इट वाज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म। तो अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी ये 3 एस्टेट्स में, 3 हिस्सों में बटी हुई थी। तो मैं बताता चलूं आपको ये 3 एस्टेट्स क्या थी। 3 एस्टेट्स थी क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट। ये these were the 3 estates of the French society। तो ये 3 estates थे फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी अगर हम सिंपल सी टर्म्स में कहें, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी 18th सेंचुरी में। लेकिन मसला क्या था? जो बादशाह ने कहा था आई विल इंक्रीज द टैक्सेस, लेकिन मसला था बट ओनली द मेंबर्स ऑफ 3rd एस्टेट यूज्ड टू पे द टैक्सेस। लेकिन जो ये वाला एस्टेट था पीजेंट्री, जिसमें मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, तो सिर्फ यही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यही टैक्स पे करता था। ओनली दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टैक्स पे करता था। लेकिन जो अदर 2 सेक्शंस थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनके तो ऐश ही थे, उनके तो मजे ही थे। वो कैसे थे वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट कौन था। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट कंसिस्ट्स ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट कौन था? क्लर्जी एंड नोबिलिटी का। क्लर्जी एंड नोबिलिटी, क्लर्जी आपको पता होगा जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स है तो उनको प्रिविलेजेस होते हैं ब्राह्मण्स, तो वो बहुत मजे में रहते हैं। और नोबिलिटी आपको मैंने पहले ही बताया था, फ्यूडल सिस्टम में बादशाह जो अपनी लैंड देता था, या बादशाह और उसके जो कोटियर्स होते हैं वो नोबल्स कहलाते हैं। तो नोबिलिटी का भी मजा था, क्लर्जी का भी मजा था, तो वो मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन टैक्सेस जो बादशाह इंक्रीज करने वाला था उसका बर्डन किस पे आने वाला था? 3rd एस्टेट पे। हो सकता है, तो कहा जाता है कि ये भी एक रीजन बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो 3rd एस्टेट पे बर्डन आ गया टैक्सेस का, ये भी एक रीजन था। लेकिन 3rd एस्टेट को सिर्फ यही टैक्स नहीं देना पड़ते थे, उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। जो ये फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट था, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको क्या था? दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्या प्रिविलेजेस थे उनके पास, क्या राइट्स थे उनके पास? बाय बर्थ, बिकॉज दे बिलोंग टू क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास, तो उनके पास बहुत सारे राइट्स थे, क्योंकि वो हायर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे। तो उनके पास क्या उनके पास प्रिविलेजेस होती थी? दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। एक तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, दे वर फ्रीड फ्रॉम टैक्सेस। आप आजाद हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एंजॉयड सर्टेन फ्यूडल प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स। उनको बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस होते थे, जो कुछ पेजेंट्स को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, उसमें से उनका एक हिस्सा इस वाले 2 क्लासेस को भी जाता था, क्लर्जी एंड नोबिलिटी को। तो इसलिए इस वजह से आप देख रहे हो कि जो फ्रेंच सोसाइटी में था, जो टैक्सेस थे वो सिर्फ 3rd एस्टेट पे करता था। तो ये भी एक रीजन बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सिर्फ 3rd एस्टेट में ऊपर वाले जो 2 एस्टेट थे क्लर्जी और नोबिलिटी, उनके तो मजे थे। तो 3rd एस्टेट सिर्फ टैक्सेस को पे करता था।
तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के तो मजे थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ऊपर से जो पीजेंट से टैक्स लिया जाता था उसका एक हिस्सा इनको भी जाता था, तो इनकी जिंदगी मजे में गुजर रही थी। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट टैक्सेस पे, थर्ड एस्टेट टैक्सेस पे करता था। अब थर्ड एस्टेट कौन था? थर्ड एस्टेट जो था इट कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्स। तो इसमें पीजेंट्स आते थे, पीजेंट्स में इसमें मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी आता था, इसमें लॉयर्स भी आते थे, प्रोफेशनल्स भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे वो कहाँ से आया, और दैट क्लास वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो ये जो थर्ड एस्टेट था वे ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। इनको क्या करना था, उनको बादशाह के लिए हर कोई काम करना पड़ता था, इन किंग के लिए, मोनार्क के लिए हर कोई काम करना पड़ता था, उसके खेतों पे काम करना पड़ता था, उसके घर में काम करना पड़ता था। एक तो इनके पास इन पर ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन था, दूसरा ये सारे बर्डन उन पे उतार दिए गए थे। they were obliged to work for the lord। उनको लॉर्ड के खेतों पे काम करना पड़ता था, बाद मोनार्क के खेतों पे काम करना पड़ता था, मोनार्क के घर में काम करना पड़ता था, और इसके साथ साथ टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, या उनको आर्मी में जाना पड़ता था या उनको रोड्स बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ता था। ये जो चीजें थी, दिस क्लर्जी एंड नोबिलिटी क्लास वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ना उनको आर्मी में जाना पड़ता था, ना उनको रोड्स बिल्ड करनी पड़ती थी, बिकॉज दे वर द हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो इनकी जो रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में बहुत अच्छी थी। तो थर्ड एस्टेट्स जो थे उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, टू पे टैक्सेस। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब एम्परर लुई 16 ने कहा कि जो मेरे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे ड्रेन हो चुके हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, उसने कहा आई विल रेज टैक्सेस। तो ये टैक्सेस अब किन पे पड़ेंगे? ये सिर्फ थर्ड एस्टेट पे पड़ेंगे, बिकॉज दे वर द ओनली एस्टेट इन रशिया, फ्रांस विच वाज यूजिंग टू पे टैक्सेस। तो ये थर्ड एस्टेट कौन कौन से टैक्सेस पे करते थे? एक टैक्स था जिसका नाम था टिथ, दूसरा था टेल, दूसरा था टेल। टिथ एंड टेल टैक्सेस ये पे करते। टिथ टैक्स ये जो होता था ये पे करते थे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे। टिथ टैक्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे ये पे करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, और ये होता था 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो 1/3, 1/3 हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का आपको स्टेट को एज ए टैक्स देना पड़ता है। दूसरा टैक्स उनको देना पड़ता है टैली, जो उनको डायरेक्टली मोनार्क को देना पड़ता था, विच दे यूज्ड टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। तो टेल जो होता था ये उनको डायरेक्टली मोनार्क को देना पड़ता था, और टिथ ये उनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी उनका निकलता था तो ये उस पे उनको टैक्स देना पड़ता था। और इनके पास जो जमीन होती थी वो किन की होती थी? वो नोबल्स की होती थी, वो नोबल्स की जमीन पे काम करती थी। तो कुछ पीजेंट्स की अपनी भी जमीनें होती थी। तो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन फूड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ एक तो डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, टैक्सेस डायरेक्टली टू द स्टेट, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनको देने पड़ते थे, सच एज टैक्सेस ऑन फूड, टबैको, और जो भी ये फूड आइटम्स यूज करते थे उन पे भी उनको टैक्स देना पड़ता था। सो सच वाज द plight ऑफ द peasants, they had to pay every kind of tax in the state। तो ये भी एक रीजन बना cause of the French Revolution in 18th century, mid 18th century। ये भी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का काज बना, क्योंकि उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे अल्टीमेटली, which they were not unable to pay, तो which became one of the reasons of French Revolution। तो अगर हम पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, फ्रेंच सोसाइटी को फिर से रिवाइज करेंगे, तो फ्रेंच सोसाइटी में हमने पढ़ा कि लुई 16 था एम्परर, उसकी शादी हो गई थी मैरी एंटोनियट से, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, वो खुद एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो जो ट्रेजरी उसने ऑक्यूपाई की थी वो एम्पिटी थी। एम्पिटी क्यों थी? उसके बहुत सारे रीजंस थे। एम्पिटी ट्रेजरी के रीजंस क्या थे? क्योंकि फ्रांस जो था उसका लॉन्ग वार चल रहा था ब्रिटेन के साथ, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्स उसके ड्रेन हो गई थी। तो अपने कोर्ट को चलाने के लिए, अपने इमेंस पैलेस को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो वार की वजह से उस पर कर्जा हो चुका था, जो ऑलरेडी 2 बिलियन था, उस पर 1 और बिलियन लिवर्स का इंक्रीज हो गया था, जो वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो जो मनी लैंडर्स उनको कर्जा दे रहे थे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, तो आर्मी को चलाने के लिए, कोर्ट, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए बादशाह
एटलीस्ट सोचता है आई हैव टू इंक्रीज टैक्सेस। तो वो टैक्सेस जब वो इंक्रीज करता था तो अब वो वहां पर क्वेश्चन मैंने कहा था कि टैक्सेस कौन पे करता था, तो टैक्सेस पे करती थी थर्ड एस्टेट जो विच वेर पीजेंट्स। तो उनकी हालत इतनी खस्ता थी, दे वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस, दे वर नॉट इन स्टेट टू पे टैक्सेस। तो जिसकी वजह से एक रीजन बना फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो रशिया की सोसाइटी जो थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। तो पीजेंट्री क्लास को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, क्लर्जी और नोबिलिटी दे उनको तो सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। ऊपर से वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते थे पीजेंट्स से, पीजेंट्स को टैक्सेस देने पड़ते थे, रोड्स बिल्ड करने पड़ते थे, आर्मी में जाना पड़ता था, रोड बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शंस में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। टिथ एंड टेल जो मैंने आपको 2 टैक्सेस बताए जो उनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और डायरेक्टली टू द स्टेट देने पड़ते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रशियन सोसाइटी। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए।